वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। कुछ बच्चों का डाउट था, इसलिए मैं अपना जो सीक्वेंस में चैनल लेक्चर्स चल रहे थे उन्हें स्किप करके फंक्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शन इज अ रीयूजेबल सब प्रोग्राम सब पार्ट दैट टास्क सम आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वन वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग सम टास्क। मीन्स छोटे छोटे से टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाते हैं। सब प्रोग्राम का ही पार्ट होते हैं वो। सब प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ऐड का बनाना है, मल्टीप्लाई का बनाना है, डिवाइड का बनाना है, फैक्टोरियल्स का बनाना है। ठीक है, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। क्यों हम फंक्शंस बनाते हैं? प्रोग्राम का साइज कम करने के लिए। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में 4 बार सम करना है, तो मैं 4 बार एक ही लॉजिक टाइप करूंगी तो मेरी लाइंस भी बढ़ेंगी। ठीक है, और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, और मेरी मेमोरी भी ज़्यादा गिरी ऑक्यूपाई होगी। तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं, छोटे छोटे से सब प्रोग्राम होते हैं। वही जो लॉजिक है, जैसे कि ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका मैंने एक फंक्शंस बना दिया। अब मुझे अपने प्रोग्राम में 4 बार अगर फंक्शंस की ज़रूरत है, तो मैं उस फंक्शंस को सिर्फ कॉल करूंगी। बार बार फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं लिखूंगी। डेफिनेशन सिर्फ एक बार लिखते हैं, कॉलिंग आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर मैंने 4 बार सम किया तो चार चार लाइन का अगर फंक्शंस है तो 16 लाइन जाती हैं। लेकिन अगर मैंने फंक्शंस बना दिया उसका और 4 बार मुझे ज़रूरत है, तो 4 लाइन का आपका फंक्शंस हो गया, 4 लाइन का। ठीक है, और 4 बार आपने कॉल किया तो 8 लाइन। तो 8 लाइन में आपका फंक्शन प्रोग्राम बन गया वही सेम। और प्रोग्राम अगर बनाते तो कितना होता, 16 लाइन। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्राम के साइज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, अ प्रोग्राम ऑफ सी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस बट द प्रोग्राम बिगिन विथ मेन। ठीक है, तो सी का जो प्रोग्राम है वो क्या है, फंक्शंस का कलेक्शंस है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो सी है वो हमेशा मेन फंक्शन से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर हो इतना? देखिए नेक्स्ट, वंस अ फंक्शंस डिफाइन इट कैन बी कॉल एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार अगर आपने फंक्शंस बना दिया, फंक्शंस की डेफिनेशन बना दी, आप उसको कितने भी टाइम्स कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। Okay, if we do not specify any data types, then the compiler automatically plays integer type. यदि आपने functions का कोई भी data types नहीं दिया है, return types नहीं दिया है, तो by default क्या होता है, compiler integer add कर लेता है। जैसे storage class में by default auto होती है, ऐसे ही by default क्या types ले लेता है, integer int। ठीक है, if we do not provide any argument type, then the default argument type is int। अगर हम arguments का भी टाइप नहीं देते, जैसे functions के अंदर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से देते हैं, देखो फंक्शंस के अंदर मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने एक फंक्शंस बनाया f। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंट a। ठीक है, तो अगर मैं ये टाइप नहीं दूंगी, ठीक है, ये होता है फंक्शंस इस तरीके से बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपका मैटर लिखा होता है, लॉजिक लिखा होता है। ठीक है, तो जो एफ फंक्शन है आपका, और ये है एफ क्या है, फंक्शन नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा रिटर्न टाइप है, इंट। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? और ये क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट टाइप, मीन्स फंक्शंस के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको नहीं दूंगी आर्ग्यूमेंट्स को, अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देती हूँ, ठीक है, ओनली ए लिखती हूँ, तो ए का जो आर्ग्यूमेंट टाइप है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंट। क्लियर हुआ इतना आप सभी को? ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखिए, अ फंक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शंस। फंक्शंस को आप दूसरे फंक्शंस के अंदर डिफाइन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? सिर्फ मेन को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी हैबिट नहीं मानी जाती। आप कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। और फंक्शंस कैन कॉल एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ फंक्शंस। लेकिन हम फंक्शंस को कॉल कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मीन्स अगर एक ही फंक्शन, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको मैं मेन फंक्शन के अंदर 10 टाइम्स भी कॉल करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, अब फंक्शंस कैन कॉल बाय 2 टाइप्स। कैसे कैसे कॉल करते हैं हम फंक्शंस को? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस।
एड्रेस एंड रेफरेंस सेम होता है, कॉल बाय वैल्यू मीन्स जब आप वैल्यू पास करते हो एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जब आप एड्रेस पास करते हो एज आर्ग्यूमेंट तो उसे हम बोलते हैं कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस। चलिए, अब ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको एडवांटेज क्या होते हैं फंक्शंस के। बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि फंक्शंस एक्चुअली बनाए क्यों, क्यों जरूरत थी फंक्शंस बनाने की सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, we can call C functions any number of times in a program and from any place in a program। ठीक है, आप कहीं पे भी कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है C का, उसको समझने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसमें फंक्शंस के थ्रू बना हुआ है तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर एरर भी है तो हमें पता होगा पर्टिकुलर इस एरिया में एरर है, इस फंक्शंस में एरर है, हम उसको सॉल्व करेंगे तो एरर भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, समझ में भी इजीली आएगा। बड़ी प्रॉब्लम को जो हम छोटी छोटी से प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है प्रॉब्लम इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। इसके बाद देखिए रीयूजेबिलिटी मीन्स बार बार यूज करना, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस। से आपको बार बार लिखना नहीं है, सिर्फ बार बार क्या करना है, यूज करना है फंक्शंस को, जिसे हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। होएवर फंक्शंस कॉलिंग इज ऑलवेज अ ओवरहेड इन अ सी प्रोग्राम। फंक्शन कॉलिंग हमेशा क्या होती है, ओवरहेड होती है सी प्रोग्राम में, क्योंकि बार बार जब भाई आप फंक्शंस कॉल करोगे तो जो आपका कर्सर है वो जंप कहाँ करेगा, फंक्शंस के डेफिनेशंस पे। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट, फंक्शन एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या होते हैं, थ्री एस्पेक्ट होते हैं फंक्शंस के। क्या, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन डिक्लेरेशंस क्या होते हैं। A function must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name, function parameter and return type। तो डिक्लेरेशंस क्या होती है, जैसे हम इंट ए इंट बी डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। ऐसे ही हमें फंक्शंस का डिक्लेरेशन भी करना पड़ता है ग्लोबली ऊपर मेन फंक्शंस के, कि इस नाम का फंक्शंस हमने यूज किया है अपने सी प्रोग्राम में। ठीक है, फंक्शंस कॉल क्या होता है, मैंने अभी भी आपको समझाया था जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, कि जब फंक्शंस को आप कॉल करेंगे, ठीक है, किसमें, मेन फंक्शंस के अंदर, मेनली जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसका क्या फायदा है कि हमें बार बार जो फंक्शंस की डेफिनेशन थी वो नहीं लिखनी पड़ी अपने प्रोग्राम में, तो हमने नंबर ऑफ लाइंस, स्पेस, टाइम्स बचाया, आपने सेव किया। ठीक है, तो फंक्शन कैन कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। मीन्स डिक्लेयर करने में जो पैरामीटर्स हैं, कॉलिंग में जो पैरामीटर्स हैं, वो सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। We must pass the same number of functions as it is declared in the functions declaration। ठीक है, तो we must pass, हमें क्या करना जरूरी है, पास करना जरूरी है सेम नंबर ऑफ फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट जो हमने डिक्लेयर किए हुए हैं फंक्शंस की डेफिनेशंस। तो समझ में आया। अब देखिए फंक्शंस डेफिनेशंस क्या होती है, इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी मैं प्रोग्राम में आपको समझाऊंगी क्या होते हैं ये तीनों चीजें, विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड मीन्स एक्चुअल स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ होता है, फंक्शंस की डेफिनेशंस में। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, कम्स व्हेन द फंक्शन, ठीक है, जब कॉल करेंगे। हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शंस। नोटिस क्या करना है, जब रिटर्न करते हैं फंक्शंस वैल्यू पास करेगा तो मोस्ट एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, क्या है प्रैक्टिकल, देखिए मैंने क्या किया है, एक और पॉइंट अगर मैं फंक्शंस की डेफिनेशंस मेन फंक्शंस के ऊपर ही दे रही हूँ तो मुझे फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन है, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, ये डिक्लेरेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, एक्स एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर लिख दिया आई एम इन एक्स, बाई एक फंक्शन बनाया, उसके लिख दिया आई एम इन बाय, जेड एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर लिख दिया आई एम इन जेड। और मेन फंक्शंस के अंदर, बिकॉज आप सभी को पता है सी का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने प्रिंट एफ क्या लिखा, आई एम इन मीन, मैं मीन में हूँ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मीन्स प्रिंट वाली वैल्यू प्रिंट हुई, तो
क्या आ रहा है, आई एम इन मेन। ओके, इसके बाद देखिए एक्स फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही कॉल किया कर्सर कहाँ पहुंचा आपका, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा तो क्या हुआ, क्या लिखा है इसके अंदर, आई एम इन एक्स, आई एम इन एक्स आ गया, कर्सर बाहर आ गया, डेफिनेशन फिनिश हुई, कर्सर अगेन रिटर्न यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या मिला कंपाइलर्स को, नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई एम बैक इन मेन। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आई एम बैक इन मेन। इसके बाद फिर बाय फंक्शंस की कॉलिंग आई, बाय फंक्शन पे गया, यहाँ पे क्या है, आई एम इन बाय, फंक्शन हुआ फिनिश बाय फंक्शंस, फिर से रिटर्न आ गया कर्सर, फिर क्या मिला, आई एम इन अगेन बैक इन मेन, आई एम इन अगेन बैक इन मेन। समझ में आया? इसके बाद हमने जेड फंक्शंस को कॉल किया, देखो जेड फंक्शंस को कॉल किया, प्रिंट आई एम इन जेड। तो देखिए फिर फंक्शन फिनिश हुआ, देखो यहाँ पे आ रहा है आई एम इन जेड, फंक्शन फिनिश हुआ, कर्सर अगेन रिटर्न आया, एंड देन क्या लिखा है, प्रिंट आई एम इन फाइनली इन मेन, आई एम फाइनली बैक इन मेन। ठीक है, रिटर्न जीरो। अब मेन फंक्शंस के अंदर कुछ नहीं है, फिनिश। तो ये आपका क्या हुआ, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, ये है फंक्शंस की कॉलिंग, ये है फंक्शंस की डेफिनेशंस। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये मेन फंक्शंस है और ये मैंने फंक्शंस की डेफिनेशन दी है। ठीक है, और ये देखिए ये मैंने क्या दिया है, क्या दिया है ये, कि ये फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशंस। ठीक है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इंट है इसलिए यहाँ नहीं दिया है, चलेगा, लेकिन आप यहाँ दे भी सकते थे। ठीक है, अब हम किस चीज का फंक्शंस बना रहे हैं, फैक्टोरियल का फंक्शंस। फैक्टोरियल का फंक्शंस कैसे बनाते हैं, देखिए क्या होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो देखो मैं क्या करूंगी, ये 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करूंगी, 5 into 4 into 3, ठीक है, into 2, ठीक है, into 1, मीन्स एक एक लेस करना है और मल्टीप्लाई करने आना है। एक और तरीके से बना सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए क्या क्या किया है हमने, फैक्टोरियल एन पैरामीटर्स है, इसमें क्या लिया, अगर एन 1 हो जाए, बिकॉज इस फंक्शंस को हम किससे बना रहे हैं, रिकर्सन फंक्शन से फैक्टोरियल का। ठीक है, तो क्या है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो क्या कर दे, रिटर्न 1, 1 हो जैसे ही रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज क्या करे, एल्स क्या करे, रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो एन में क्या है 5, अगर 5 का निकाल रहे हैं तो 5 इंटू 5 माइनस 1 मीन्स 4, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फिर कॉल होगा फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3, फिर कॉल होगा 3 इंटू 2, फिर 3 2 इंटू 1, और सबका मल्टीप्लाई होके फाइनली जब बनाएगा यहाँ से रिटर्न 1 करेगा, एंड देन 1 सारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया है फैक्टोरियल में एज अ इनपुट 6, 6 दिया है, तो 6 का क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना है वो 720। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। इंट ए कॉमा एन, मैंने तो वेरिएबल ली है मेन फंक्शंस के अंदर, क्या किया है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू फाइंड फैक्टोरियल, जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं वो नंबर प्रिंट कीजिए। तो स्कैनफ के थ्रू मैंने वो नंबर लिया इनपुट एज अ 6। ठीक है, स्कैनफ के थ्रू हम इंट लेते हैं, फिर a इक्वल टू फैक्टोरियल एन, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया फैक्टोरियल फंक्शंस को, और उसके अंदर देखो क्या पास किया है मैंने, एन, एन। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 6, जो मैंने इनपुट दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 6 पास कर दिया, फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब देखिए जब फैक्टोरियल की वैल्यू जो आई होगी वो ए में क्या हो गई, रिटर्न आ गई, ए में कितना है 720, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट परसेंट डी कॉमा ए, तो ए की क्या है वैल्यू 720 आई है मल्टीप्लाई होके। ठीक है, और 720 प्रिंट हो गया और ये फिनिश हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको 5 बोला तो क्या था 6 था, तो यहाँ पे मैं इसको 6 कर देती हूँ। ठीक है, तो और ये क्या होगा 6, अब आप मल्टीप्लाई करिए कितना आता है आपका, सी 6 5 सा 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। ठीक है, इंटू 1 करेंगे तो 720 रहेगा। क्लियर हुआ इतना आपको, समझ में आया ना फैक्टोरियल का फंक्शंस? ये हमने रिकर्सन के थ्रू निकाला, एज अ रिकर्सन फंक्शंस क्या होता है, जो सेल्फ को ही कॉल करता है। ठीक है,
अब देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, वो भी कॉल बाय वैल्यू ही था जो हमने प्रोग्राम देखा, लेकिन वो एज अ रिकर्शन फंक्शंस था। अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है समझ लो। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर्स मीन्स जो फंक्शंस की डेफिनेशंस के पास होते हैं, और जो मेन फंक्शन से कॉलिंग में पास करते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। सो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो call by value method we cannot modify the value of actual parameter by the formal parameter। तो हम जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई नहीं कर पाते। कैसे, मैं भी एग्जांपल में समझाऊंगी आपको। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। कैसे कॉपी करते हैं अभी प्रोग्राम में आपको मैं बताने वाली हूँ। द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज इन द फंक्शन कॉल। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर का होता है जिसे हम यूज करते हैं, पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे। वेयरएज फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, किस टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम फंक्शंस की डेफिनेशंस में यूज करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू इन सी बाय द एग्जांपल गिवन बिलो। क्या एग्जांपल से देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कॉल बाय वैल्यू। ओके, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल्स होती है, आपको पता है किसके लिए होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया void change int num। ठीक है, इसके अंदर क्या किया हमने, प्रिंट कर दी इसकी वैल्यू, फिर उसमें 100 करके फिर प्रिंट कर दी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिकॉज एग्जीक्यूशन तो हमारा मेन से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए इन एक्स के अंदर हमने क्या वैल्यू लिया, 100। तो प्रिंट है बिफोर फंक्शन कॉल एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो बिफोर फंक्शन कॉल एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है वो, स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन कॉमा एक्स। तो क्या प्रिंट है, एक्स की वैल्यू क्या है, 100। 100 है, उसके बाद स्लैश एन लगाए तो न्यू लाइन से आउटपुट आएगा आपका। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चेंज एक्स मतलब चेंज फंक्शंस को कॉल कर दिया और वैल्यू क्या पास की है, एक्स मतलब 100। तो 100 इन्होंने यहाँ पास की, नम में क्या आया 100। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम। तो बिना ऐड किए वैल्यू चेक कर रहे हैं फंक्शंस में क्या वैल्यू है। तो क्या नम को इन्होंने प्रिंट कराया, तो क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम 100। उसके बाद इन्होंने नम की वैल्यू में क्या किया, नम प्लस 100 मीन्स 100 प्लस 100 200। तो प्रिंट अब आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शंस क्या कर रहे हैं, ये नम की वैल्यू क्या है, अभी इस फंक्शंस के अंदर नम की वैल्यू 200 हो गई है। तो अब क्या प्रिंट कर दिया उसने, वैल्यू 200। फंक्शंस फिनिश, कर्सर यहाँ आया कॉलिंग के बाद, फिर से आया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है, प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शंस कॉल एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू प्रिंट की। अब एक्स की वैल्यू इसमें क्या है, 100 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, आफ्टर फंक्शन कॉल क्या प्रिंट कर रहा है, 100। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो 200 हुई थी लेकिन यहाँ पे 100 ही प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो उसका स्कोप यहाँ है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ से रिटर्न नहीं की, यहाँ पे किसी ने रिसीव नहीं किया। तीसरी बात क्या है, कॉल बाय वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू में चेंज हुआ था, वो वैल्यू का स्कोप सिर्फ यही तक था। ठीक है, एड्रेस में चेंज होता तो मेमोरी में चेंज होता। ठीक है, समझ में आया। तो कॉल बाय वैल्यू के टाइम पे जो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है, ये जो कॉल किया है ना, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, तो जो चेंजेस हुए वो फॉर्मल पैरामीटर्स में हुए, एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं हुए। इसलिए वैल्यू जो प्रिंट हुई वो चेंज 200 होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, 100 ही हुई। क्यों, क्योंकि वो चेंजेस सिर्फ यहीं तक थे, फंक्शंस तक। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपको समझाया था ना स्कोप। अगर ये ग्लोबल वेरिएबल होता तो चेंजेस दिखते हैं, स्टैटिक होता तो भी दिखते, बट ये इसका स्कोप कहाँ तक था, यहीं तक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना आप सभी को। चलिए अब देखिए एक और, स्वैपिंग। स्वैपिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मेन फंक्शन देखो ये रहे है डिक्लेरेशन कि void swap नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर दो इंटीजर टाइप के प्रोटोटाइप्स हैं, ये हमने डिक्लेरेशन कर दिया। इसका इंट मेन, उसमें दो वैल्यू ली, ए बी में 10 20 लिया। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट की, फिर स्वैप फंक्शंस को कॉल किया। तो देखो पहले बिफोर स्वैपिंग वैल्यू देख ले अपन, देखो बिफोर स्वैपिंग क्या है, 10 और 20 है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए
क्या कर रहे हैं, स्वैप फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही स्वैप फंक्शंस को कॉल किया, ये एक्चुअल पैरामीटर हम पास कर रहे हैं 10 और 20। डेफिनेशंस पे आएंगे, जैसे ही कॉल करेंगे डेफिनेशंस पे आया 10 और 20 इस ए बी में आया, ठीक है, स्वैप फंक्शंस के ए बी में। एक और वेरिएबल इन्होंने बनाया टेम्प, टेम्प में ए की वैल्यू ली, ए में बी की वैल्यू ली, बी में टेम्प की वैल्यू ली, और यहाँ पे वो प्रिंट कराएंगे आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ए बी। तो देखिए चेंज करके दे रहा है 20 और 10, क्योंकि वो फंक्शंस के अंदर मैंने प्रिंट कराया है। लेकिन अब जैसे ही कर्सर वापस आया और फिर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन फंक्शंस ए और बी। तो देखिए आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन ए और बी क्या दे रहा है 10 और 20, स्वैपिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो ए बी है ये कहाँ इनका स्कोप है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, मेमोरी में चेंज नहीं हुआ, वेरिएबल्स में चेंज हुआ, और ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर है, स्वैप इस वाले फंक्शंस के अंदर। तो इनका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। और ये ए बी कहाँ है, इस मेन फंक्शंस के अंदर, इनका स्कोप कहाँ है, यहाँ पे है। क्लियर हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, कि डेफिनेशंस आ गई। तो यहाँ पर इस फंक्शंस में ए बी का काम क्या है, ये वाली वैल्यूज है 10 एंड 20, तो 10 और 20 प्रिंट कर दिया, स्वैपिंग नहीं हुई। अब इसी काम को हम अगर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से करते हैं तो फिर क्या आउटपुट आता है, देखिए कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास इनटू द फंक्शंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, जो एड्रेस है वेरिएबल का उसे हम पास करते हैं फंक्शंस कॉल में एज द एक्चुअल पैरामीटर। तो वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास। क्योंकि हम एड्रेस पे जाके पास करते हैं, क्या करते हैं हम, सपोज ये 1000 या 100 एड्रेस है, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ए। अब मैं अगर इस एड्रेस पे जाके, ठीक है, 10 है, इस एड्रेस पे जाके 10 की वैल्यू को यहाँ पे एड्रेस पे जाकर 20 कर दूंगी, तो एड्रेस पे चेंज हुआ है ना, वैल्यू में चेंज हुआ है, एड्रेस पे चेंज हुआ है, मीन्स वैल्यू में चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना समझ में है, अभी देखना प्रोग्राम में और आगे, ठीक है। तो इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि मेमोरी क्या होती है, एक ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने एड्रेस पास किया, वहाँ पे वैल्यू पास ना करके एड्रेस पास किया है, तो उस एड्रेस पे जाके चेंजेस होंगे, और जो चीज एड्रेस पे चेंज होती है वो परमानेंटली चेंज होती है, ठीक है। तो ऑल द ऑपरेशंस इन द फंक्शंस आर परफॉर्म ऑन द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ होगी, मेमोरी में, एड्रेस पे। and the modify value get stored at the same address। तो modify value जैसे 10 modify करके 20 किया, तो सेम एड्रेस पे स्टोर है, इसका मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में देखिए इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने लगाई, उसके बाद चेंज फंक्शंस है, पहले मेन को समझ लेते हैं ना। मेन फंक्शंस के अंदर हमने वही सेम x की वैल्यू 100 ली, बिफोर फंक्शंस कॉलिंग x की वैल्यू प्रिंट की, x की वैल्यू क्या आ गई 100। फिर हमने चेंज फंक्शंस को कॉल किया, क्या वैल्यू पास किए, यहाँ पे है कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या है, रेफरेंस पास कर रहा है, एड्रेस पास कर रहा है। एड्रेस प्रिंट कराने का मैंने बताया था ना, एड्रेस साइन करते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने एड्रेस पास किया, तो अब एक्स का एड्रेस सपोज आप मान लीजिए 1000, तो 1000 एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही पास किए तो फंक्शंस कहाँ जाएगा, कर्सर कहाँ आ जाएगा, फंक्शंस की डेफिनेशन पे। जब हम एड्रेस पास करते हैं तो उसको रिसीव कहाँ करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए क्या किया इसके अंदर हमने, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम, हाँ ठीक है, अभी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है, उस क्या प्रिंट करा रहे हैं, नम की वैल्यूज। तो नम की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, देखो वो 100, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जब पॉइंटर्स नम है, जैसे कि सपोज ये है आपका नम लिखा हुआ है, ये नम लिखा है आपका, तो अब इसे ये सॉल्व कैसे होता है, ये पॉइंटर आपका बना रहेगा ऐसे एस्ट्रिक साइन, और नम में आपने क्या पास किया है, एज अ रेफरेंस ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये कट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या बचा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 100, तो उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया आपका 100, ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉइंटर में प्लस इक्वल टू 100 किया पॉइंटर्स की वैल्यू में, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया ना, क्या है, एक्स है, एक्स प्लस इक्वल टू 100 मीन्स
x इक्वल टू x प्लस 100, तो x की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके। फिर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, देखो 200 दिखा रहा है। अब फंक्शन आपका फिनिश हुआ, फंक्शन फिनिश हुआ, कर्सर कहाँ आ गया, अगेन यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएगी, तो आफ्टर फंक्शंस कॉल x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने किस में चेंज किया है, एड्रेस पे जाके चेंज किया है, तो x की वैल्यू भी क्या कर रहा है, शो 2, बिकॉज मैंने इस एड्रेस पे जाके चेंज किया है 100 एड्रेस पे। तो ये वैल्यू 100 से क्या हो गई यहाँ पे, पहले क्या थी 100 थी, ठीक है। तो मैंने इसको कट किया और यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई। तो समझ में आ गया, क्योंकि मैंने इस एड्रेस पे जाके चेंज किया है, और ये क्या है x है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, समझ में आया। एक और देख लो, एक और एग्जांपल है ये। देखिए वहां पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे थे, यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, बिफोर, ठीक है, मेन फंक्शंस के अंदर ही पहले काम करते हैं। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू मीन 10 और 20 आएगा। यहाँ पे हमने एज अ एड्रेस पास किया, रेफरेंस पास किया, कॉल किया, ऐसी डेफिनेशंस पे आएगा। यहाँ पे स्वैपिंग की है, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, फिर यहाँ पे भी आफ्टर स्वैपिंग मीन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। अब हम आउटपुट देखिए क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने समझाया नहीं, सेम प्रोग्राम का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रीवियस वाले का। देखिए क्या आ रहा है, बिफोर स्वैपिंग मेन 1020 था, आफ्टर स्वैपिंग फंक्शंस में कितना हो गया 2010 हो गया, और आफ्टर स्वैपिंग मीन में भी कितना हो गया 2010 हो गया। कैसे हुआ, बिकॉज हमने किस में चेंज किया था, एड्रेस पे जाके चेंज किया था, एड्रेस पास किया था, और एड्रेस को कहाँ रिसीव करते हैं, पॉइंटर्स। समझ में आया। अब डिफरेंस देख लीजिए, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास इनटू द फंक्शंस, कॉपी वैल्यू की कॉपी को पास करते हैं। एंड एड्रेस, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास, मींस एड्रेस को पास करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शंस इज लिमिटेड टू द फंक्शंस ओनली, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, समझ में आया। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकती है। चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शंस वैलिडेट आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस आल्सो, ठीक है, ये चेंज कर सकता है। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर, तो एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, तो जो एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे, अलग अलग। जैसे मैंने फंक्शंस एफ में ए और बी किया था, और स्वैपिंग में मैंने ए और बी किया, मैं ए और बी की जगह F1 F2 भी कर सकती हूँ। लेकिन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, सेम मेमोरी यूज करते हैं वो, तो इसलिए मेमोरी में चेंजेस होता है तो एक्चुअल पैरामीटर्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर्स में समझ में आया इतना आप सभी को, आज के लिए इतना ही, ठीक है।